कहानी एक अंडरवर्ल्ड किंग की सीजन 3 आगाज ए मोहब्बत एपिसोड 35। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई थिंक सब ठीक होंगे। स्वागत है आपके अपने इस प्यारे से चैनल पर LOV स्टोरीज WRITTN। यहाँ आपको मिलेगी दिल को छू लेने वाली लव स्टोरीज, वो कहानियाँ जो शायद कभी अपने जी ली हों, या शायद वो एहसास जो अपने कभी किसी के लिए फील किए हो। इस चैनल पर आइए और पढ़िए इन खूबसूरत लव स्टोरीज को। ये स्टोरीज सिर्फ पढ़ने के लिए है, किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना इस चैनल का मकसद बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर आप भी बलवे स्टोरीज के दीवाने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना मत भूलना। चलो बढ़ते हैं कहानी की तरफ। रात के 1 बज रहे थे और इस वक्त रघुवंशी और जिंदल फैमिली के साथ साथ सिंघानिया परिवार और ठाकुर फैमिली के सब लोग एक कमरे में मौजूद थे। इतना ही नहीं, इनके साथ मल्होत्रा और शेरगिल फैमिली भी थी। कमरे के बीचों बीच निर्मित दोनों हाथ बांध देव और शीर्य को बिना किसी भाव के देख रहा था। वहीं देव की आंखों में नाराजगी साफ झलक रही थी, जिसे देख आभा जी बेचैनी से प्रतीक जी का हाथ थामे बोली, समधी जी, आप जैसा सोच रहे हैं, मेरा निर्मित वैसा लड़का नहीं है। उसे ज्यादा किसी से बात करना पसंद नहीं है और बस उसे गुस्सा थोड़ा जल्दी आ जाता है। लेकिन श्रव्या के उसके जिंदगी में आने के बाद से उसने अपने गुस्से को काफी हद तक कंट्रोल कर लिया है। उन्हें अपनी तरफ से बोलते देख निर्मित तुरंत उन्हें टोकते हुए बोला, मॉम प्लीज, आपको इनके सामने कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। इन्हें अपनी बेटी के लिए लड़के में जो क्वालिटी चाहिए शायद वो मेरे अंदर नहीं है, इसलिए ये ऐसा बिहेव कर रहे हैं। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से आपको किसी के भी सामने झुकना पड़े। उसकी बात सुन आभा जी के आंखों में नमी उतर आई। अंकुश के जाने के बाद उन्होंने निर्मित को अकेले घुटते हुए देखा था और अब जब उसे श्रव्या के साथ देखा तो उन्होंने तुरंत लगे हाथ आरोही और शिवाय से निर्मित और श्रव्या के रिश्ते की बात कर दी। बाकी सबको तो इस रिश्ते से कोई प्रॉब्लम नहीं था, आखिर लड़का देखा सुना था, ऊपर से अनाया का देवर, ये तो सोने पर सुहागा हो गया, क्योंकि जहां तक प्रत्यक्ष को सबने ऑब्जर्व किया था उसमें कोई कमी नजर नहीं है। फैमिली और उसका बैकग्राउंड भी बढ़िया था, इसलिए उन्हें तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन देव को श्रव्या के लिए निर्मित पसंद नहीं था, क्योंकि निर्मित इंट्रोवर्ट टाइप का इंसान था जो बस खुद में बिजी रहता था, बस इसीलिए वो उसे ऐसे घूरे जा रहा था। निर्मित ने एक नज़र श्रव्या को देखा जो एकटक कभी उसे देख रही थी तो कभी देव को, और फिर लंबी सांस छोड़ते हुए बोला, आई डोंट नो अंकल कि आप श्रव्या के लिए मुझे पसंद क्यों नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपका दिल जीत सकूं। निर्मित ने कहा तो देव की नज़र उस पर गहरी हो गई। वही शौर्य और अव्या भी देव को देख रहे थे। उन्हें पता था कि देव श्रव्या के लिए बेहतर ही सोचेगा, इसलिए वो बेफिक्र थे। बचपन से ही श्रव्या शौर्य से ज्यादा देव के साथ रहती आई थी और देव भी उससे कुछ ज्यादा ही अटैच्ड था। यही वजह थी कि वो श्रव्या और निर्मित के रिश्ते को लेकर थोड़ा परेशान था, क्योंकि श्रव्या जहां चंचल और झल्ली सी खुद में मस्त रहने वाली लड़की थी, वहीं निर्मित खुद को पूरी तरह से एक जोन में बंद करके रखने वाला लड़का जो सिर्फ खुद में ही सिमट कर रहना जानता हो। उसे लग रहा था कि कहीं श्रव्या के अंदर जो बचपना है, जो चंचलता है, वो निर्मित से शादी के बाद कहीं खो न जाए।
और निर्मित भी ये बात बखूबी समझ रहा था, इसलिए वो उसके जवाब का इंतजार कर रहा था। माहिरा जो कब से उबासी लेकर देव की बात सुन रही थी, अब तुनकते हुए बोली, सनम क्या कर रहे हैं आप? दोनों बच्चे एक दूसरे को पसंद करते हैं, तो इसमें आपको क्या प्रॉब्लम हो रहा है? आप अपना टाइम भूल गए कैसे थे? अरे हमें कितने पापड़ बेलने पड़े थे जब जाकर आपका दिल पिघला था। ऐसे अगर हमारे डैड ने भी सोचा होता ना, तो अब तक आप ऐसे ही मुंह फुलाकर घूम रहे होते। हाँ नहीं तो। उसकी बात सुनते ही सबके माथे पर जो शिकन थी वो हंसी में बदल गई, लेकिन सबने किसी तरह अपनी हंसी कंट्रोल कर लिया, क्योंकि देव तिरछी नजरों से माहिरा को घूरने लगा था। अब इससे कहाँ ही माहिरा को फर्क पड़ने वाला था। देव अभी उसे कुछ कहता उससे पहले ही किसी की नरम हाथों ने उसकी बाह थाम ली। श्रव्या जी अब तक चुपचाप बैठी देव को देख रही थी, उसके साइड में आकर बैठी और उसके हाथ में अपना हाथ फंसाकर अपना सिर उसके कंधे पर रख दिया। देव ने दूसरे हाथ से उसका सिर सहलाया और अगले ही पल श्रव्या की आवाज उसके कानों में गई, आई नो बड़े पापा कि आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ। लेकिन बड़े पापा एक सच ये भी है कि मैं प्रोफेसर से भी प्यार करती हूँ। अगर आपको ये पसंद नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं आज के बाद इनसे मिलूंगी भी नहीं। बट लेकिन क्या बच्चा, आगे बोलो, देव ने गहरी आवाज में कहा। श्रव्या की नजर अब निर्मित पर थी, जो उसे अब बिना किसी भाव के देख रहा था। उसकी आंखें कहीं न कहीं उससे शिकायत कर रही थी कि यूं बीच में उसका हाथ वो कैसे छोड़ सकती है। उसका दिल इस वक्त जोरों से धड़क रहा था, लेकिन श्रव्या के बाकी के शब्द सुनकर उसने अपनी आंखें कस के मींच ली। श्रव्या उसे एकटक देखते हुए बोली, लेकिन ये बड़े पापा की फ्यूचर में मैं और किसी से शादी नहीं कर पाऊंगी। ये मेरा आखिरी फैसला है। जैसे ही वो चुप हुई, देव के साथ साथ अव्या, शौर्य, माहिरा, अनाया, शिवाय, सारवी और अहान वहां मौजूद हर शख्स उसे देखता रह गया। कमरे में कुछ देर के लिए चुप्पी छा गई। देव ने उसे खुद से दूर किया और एक्सप्रेशनलेस चेहरा लिए बोला, जब तुम दोनों ने डिसाइड कर ही लिया है तो मैं कौन होता हूँ कुछ कहने वाला। अंकल प्लीज आप उससे नाराज मत होइए, एंड ट्रस्ट मी, मैं उसे खुश रखूंगा। शादी के बाद वो मेरे साथ खुश रहेगी। खुश तो वो कपिल शर्मा का शो देखकर भी हो लेती है, तो क्या अब उससे भी शादी की बात चलाओ? देव ने चिढ़ते हुए कहा। तो उसकी बात सुन निर्मित कुछ पल उसे देखने के बाद बोला, मैंने कहीं पढ़ा था कि शादी उससे करनी चाहिए जो हमें प्यार करे, ना कि उससे जिससे हम प्यार करो। क्योंकि हो सकता है कि जिससे हम प्यार करते हैं उसके दिल में हमारे लिए कोई फीलिंग्स ही ना हो, और जो हमसे प्यार करता होगा वो हमारी छोटी खुशियों का ख्याल ताउम्र बखूबी रखेगा। देव एकटक उसे देखता रहा। शिवाय के साथ खड़ी आरोही और प्रिया तो इस नज़ारे को बड़ी ही दिलचस्पी के साथ देख रही थी, क्योंकि उन्हें देखना था कि ससुर और दामाद में से किसका पल्ला भारी होने वाला है। उन्हें तो वैसे भी निर्मित पसंद था, और शिवाय और आरोही ने भी ये सोच लिए था कि अगर देव नहीं मानता तो बाद में उससे इस विषय पर बात कर उसे समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। इधर शौर्य ने देव के कंधे पर हाथ रखा और बोला, भाई प्लीज मान जाइए ना इस रिश्ते के लिए। मुझसे ज्यादा तो श्रव्या आपकी गोद में खेली है, और मैं ये भी जानता हूँ कि उसकी तकलीफ आप बखूबी समझ रहे हैं। भैया
माँ बाप की नज़र में तो उनके बच्चे हमेशा ही बच्चे ही रहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हम उनके फैसले को अनसुना करके अपनी मर्जी उन पर थोपे। श्रव्या ने निर्मित को चुना है तो जरूर उसमें कुछ तो क्वालिटी नजर आई होंगी ना। माहिरा का हाथ थामे खड़ी अव्या ने कहा। देव ने एक नजर अपने कंधे पर वापस से सिर रखे बैठी श्रव्या को देखा और फिर झल्लाते हुए बोला, मैं कोई दुश्मन नहीं हूँ इसका जो आप सब लोग मुझे ऐसे सुना रहे हैं। बस डर लगता है इसके लिए क्योंकि बाकी बच्चों से इसमें थोड़ा ज्यादा बचपना है और मैं हरगिज नहीं चाहता कि मेरी बच्ची का बचपना शादी के बाद कहीं खो जाए। रही बात इस लड़के की तो मुझे इतना यकीन तो है इस पर कि अगर मेरी बच्ची ने इसे चुना है तो बेस्ट ही होगा। मुझे इस रिश्ते से कोई एतराज नहीं है। आई होप कि तुम मेरी बेटी को हर सिचुएशन में उसका साथ दोगे। कहते हुए देव ने निर्मित को देखा जिसका चेहरे की रौनक अब वापस लौट आई थी। वही इतना सुन्ना था कि वहां खड़े सभी लोगों के चेहरे पर स्माइल आ गई। श्रव्या तो देव के सीने से लगी सिसक उठी क्योंकि आज अगर देव ने इस रिश्ते के लिए मना कर दिया होता तो उसका दिल बुरी तरह से टूटकर बिखर चुका होता। देव प्यार से उसका सिर सहलाते हुए बोला, अगर तुम इस लिए रो रही हो कि मैंने रिश्ते के लिए हाँ कह दिया तो मैं अभी सबको मना कर देता हूँ, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। नश्रव्या एक झटके से उससे अलग हुई और हड़बड़ाते हुए, नहीं नहीं बड़े पापा मैं इसलिए नहीं रो रही हूँ बल्कि मैं तो खुश हूँ इसलिए रोना आ गया था लेकिन अब नहीं रोऊंगी देखिए। कहकर वो फटाफट अपने आंसू साफ करने लगी। तभी उसके कानों में सबके हंसने की आवाज आई और अब जाकर उसे समझ आया कि सबके सामने उसका पोपट बन गया है। पैर पटकते हुए वो वापस से देव के गले लग गई। बड़े पापा आपने मुझे बेवकूफ बनाया, मैं आपसे बात नहीं करूंगी। ठीक है मुझसे मत करना लेकिन अब दूर हटो, तुम्हारे होने वाले सास ससुर तुम्हें ऐसे देख रहे हैं, क्या सोचेंगे तुम्हारे बारे में। उसके सिर को प्यार से चूम देव ने मुस्कुराते हुए कहा। श्रव्या अब धीरे से उससे अलग हुई और अब उसकी नजर आभा जी और प्रतीक जी पर गई जो उसे ही देख रहे थे। अभी वो कुछ कहती उससे पहले ही आभा जी उसके पास आई और उसका चेहरा दोनों हाथों में थामे उसके माथे को चूमते हुए बोली, थैंक यू बेटा, मेरे निर्मित की जिंदगी में रंग भरने के लिए, वरना हम सब ने तो आस ही छोड़ दी थी। श्रव्या ने मुस्कुराते हुए निर्मित को देखा जो अब शौर्य के सवालों के जवाब बड़े ही शालीनता से दे रहा था। कुछ देर की बातचीत के बाद आभा जी ने सभी को देखते हुए कहा, देखिए प्लीज आप सब लोग बुरा मत मानिएगा, मैं क्या सोच रही थी कि निर्मित और श्रव्या बिटिया की सगाई अभी कर दे तो ये आप कैसी बात कर रही है, रात के 2 बज रहे हैं और ऐसे में इतनी जल्दी सगाई। अव्या ने तुरंत से कह दिया लेकिन फिर आरोही और प्रिया को देख चुप हो गई। हालांकि हैरान तो वहां सब लोग थे लेकिन अभी कोई कुछ कहता उससे पहले ही आभा जी फीकेपन से मुस्कुराते हुए बोली, आप सबका मन नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं तो इसलिए कह रही थी क्योंकि मेरे निर्मित की जिंदगी में खुशियां बहुत दिनों बाद आई हैं। मैं नहीं चाहती कि अब उसकी खुशियों को कोई भी नजर लगे और फिर बड़े बुजुर्ग भी तो यही कहते हैं कि शुभ काम में देरी नहीं करना चाहिए। मैं सिर्फ सगाई की बात कर रही हूँ, शादी हम पंडित जी से पूछ कर ही तय करेंगे। अव्या के साथ साथ देव और माहिरा की नजर भी आरोही पर थी लेकिन आरोही की नजर तो वहां बैठी अपनी सासू माँ वंदना जी पर थी।
जिसे देख वो हंसते हुए बोली, आरोही बेटा तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? मैंने तुमसे कहा था ना कि रघुवंशी परिवार की सारी जिम्मेदारी अब तुम्हारे हाथों में है। तुम्हारा जो भी फैसला हो तुम कह सकती हो। तुम्हें मुझसे पूछने की जरूरत नहीं है। हम जानते हैं माँ कि आपने हमें सारी जिम्मेदारी सौंप दी है, लेकिन आपसे सलाह लेना हमारा फर्ज है। माँ बाप ही तो बच्चों को सही रास्ता दिखाते हैं। रही बात सगाई अभी करने की, तो हमें भी यही लगता है कि शुभ काम में ज्यादा देरी नहीं करनी चाहिए। मिस्टर रघुवंशी आप डोंट वरी मॉम, आई विल मैनेज। आरोही की बात बीच में ही काट देव ने कहा और फिर तुरंत ही पॉकेट से फोन निकाल बाहर निकल गया, क्योंकि अब उसे निर्मित के लिए रिंग वगैरह भी तो अरेंज करना था। तो वही प्रत्यक्ष और प्रतीक जी को कुछ समझाकर आभा जी वापस श्रव्या और अनाया के पास आकर बैठ गई। प्रत्यक्ष तो अपने छोटे भाई के लिए बहुत खुश था, प्रतीक जी के साथ वो भी कमरे से बाहर निकल गया। इधर आहान के कंधे पर सिर रखे बैठी सारवी बड़ी ही खुश नजर आ रही थी। आहान उससे कितनी बार कह चुका था कि वो थोड़ी देर आराम कर ले, लेकिन मजाल हो कि सारवी ने उसकी एक भी बात सुनी हो। वो तो बस आंखें टिमटिमाते हुए अपने भाई और बहनों की जिंदगी में खुशियां आते हुए देख रही थी। इसके उलट निधान के कंधे पर सिर रखे बैठी जन्नत मजे से अपनी नींद पूरी करने में लगी हुई थी। निधान उसे लेकर यहां से जाना चाहता था, लेकिन ऐसी सिचुएशन में वो उसका वहां से जाना भी ठीक नहीं था, इसलिए वो शांति से अपनी जगह बैठा था। निर्मित और श्रव्या का तो कहना ही क्या, उन दोनों की तो आंखों में हजारों बातें हो रही थी, जिसे वहां बैठी सारवी और मिश्का बड़े मजे से देख रही थी। तो वही धरा माहिरा के साथ थी। आखिरकार कुछ देर बाद निर्मित और श्रव्या एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे। श्रव्या का चेहरा इस वक्त खुशी से चमक रहा था। आखिर उसकी सगाई पसंदीदा शख्स से होने जा रही थी, जिसकी खुशी उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था। श्रव्या ने बड़ी ही खुशी से निर्मित का हाथ थामा और उसके रिंग फिंगर में बहुत ही खूबसूरत सा रिंग पहना दिया, जिसके बाद निर्मित ने भी उसे अंगूठी पहनाकर उसके नाम के साथ अपना नाम जोड़ लिया। श्रव्या झट से मुस्कुराते हुए अपने उंगली में उसके नाम की रिंग देखने लगी, जिसपे बेहद खूबसूरत सा डिजाइन बना हुआ था। प्रत्यक्ष ने तुरंत निर्मित को गले लगा लिया, जिसके बाद एक एक करर्श आहान, रूहान और निधान भी उसे बधाई देने लगे। आभा जी के कहने पर अब श्रव्या और निर्मित एक साथ काउच पर बैठ गए। आभा जी ने अनाया को कुछ इशारा किया, जिसे समझते हुए उसने प्रत्यक्ष का लाया हुआ सामान उन्हें पकड़ा दिया। आभा जी ने बड़ी ही खुशी से उसमें से लाल रंग की चुनरी निकाली और श्रव्या के सिर पर ओढ़ा दिया। फिर माथे पर कुमकुम लगाने के साथ शगुन के लिए चांदी के सिक्के, फल, श्रृंगार का पूरा सामान उसके आंचल में डाल अपने गले में पहना डायमंड का नेकलेस निकालकर उसे पहनाते हुए बोली, माफ करना बेटा, अगर पता होता कि आज ही मेरे दोनों बेटों की सगाई होगी तो मैं पहले से ही तैयारी करके आती। हमारी तरफ से ये छोटा सा गिफ्ट है, लेकिन शादी में मैं कोई कमी नहीं करूंगी, प्रॉमिस। आंटी इसकी क्या जरूरत थी, वैसे भी मुझे इन सब में नहीं, अपने प्रोफेसर में इंटरेस्ट है। श्रव्या ने अपने चिरपरिचित अंदाज में हंसते हुए कहा, जिसे सुनते ही निर्मित ने अपना चेहरा फेर लिया ताकि अपनी हंसी कंट्रोल कर सके। बाकी सब तो खुद को हंसने से रोक ही नहीं पाए।
तो वहीं अव्या ने तुरंत अपने माथे पर हाथ रख लिया। आभा जी के कहने पर अनाया आगे आई। सबसे पहले उसने श्रव्या को गले से लगाया और हंसते हुए बोली, कॉन्ग्रेचुलेशन माय डियर सिस्टर, अब हम दोनों बहनें यहाँ की तरह वहाँ भी साथ रहेंगे। हाँ, इसलिए तो मैंने आपके देवर को पटाया ताकि आपसे दूर ना रहना पड़े। श्रव्या ने भी हंसते हुए कह दिया, जिसे सुनते ही अब सबकी हंसी छूट गई। कुछ देर बधाई का सिलसिला यूं ही चलता रहा, जिसके बाद सब लोग थोड़ी देर आराम करने के लिए अपने अपने कमरे में चले गए। सारवी तो अब तक गहरी नींद में पहुंच चुकी थी, इसलिए आहान को उसे गोद में उठाकर कमरे तक जाना पड़ा। धीरे धीरे सब लोग कमरे से बाहर चले गए, लेकिन दो लोगों को छोड़कर, और वो थे श्रव्या और निर्मित। सबको पता था कि इतनी जल्दी सगाई होने की वजह से उन्हें कुछ देर बात करने की जरूरत है, इसलिए उन्होंने कुछ नहीं कहा। सबके जाते ही श्रव्या फुदकते हुए निर्मित से लिपट गई। आज पहली बार निर्मित ने भी पूरे हक से उसके इर्द गिर्द अपनी बाहें लपेट उसे खुद के आगोश में भर लिया। देव का बिहेवियर देख एक पल को उसका दिल इस ख्याल से डर गया था कि कहीं श्रव्या उससे दूर ना हो जाए, लेकिन अब वो उसकी बाहों में थी। उसकी बनकर ये ख्याल ही उसे बेहद सुकून पहुंचा रहा था। वो आंख बंद कर इस लम्हे को जी ही रहा था कि अव्या चहकते हुए बोली, कॉन्ग्रेचुलेशन प्रोफेसर, अब तुम पर मेरा आधा अधिकार हो गया है, बाकी आधा बहुत जल्द हो जाएगा। मुझ पर पूरा का पूरा तुम्हारा अधिकार रहेगा। बटरफ्लाई, आज या कल नहीं, हमेशा। मैं आज बहुत खुश हूँ, फाइनली हमारी सगाई हो गई। आई लव यू प्रोफेसर, आई लव यू सो मच एंड आई लव यू मोर। श्रव्या की आवाज में एक खनक थी, जिसे महसूस कर निर्मित ने मुस्कुराते हुए उसे ऊपर उठा लिया और बोला, आई लव यू मोरनी। व्हाट? ये मोरनी कौन है? तुमने अभी कहा ना आई लव यू। मोर? तो बस मैंने मोरनी कह दिया, सिंपल। कंधे उचकाए निर्मित ने बेफिक्र भरे लहजे में कहा, जिसपे श्रव्या खिलखिलाकर हंसते हुए वापस उससे लिपट गई। गुनगुनी धूप पूरे रिसॉर्ट में बिखरी हुई थी और अब सभी लोग वापस घर के लिए निकल चुके थे। वैसे भी शादी में अभी समय था, जिसकी वजह से सबके पास थोड़ा टाइम तो था ही। बाकी के अरेंजमेंट्स देखने के लिए आभा जी ने श्रव्या और निर्मित की कुंडली पंडित जी के पास भेज दिया, ताकि जल्द से जल्द कोई अच्छा सा मुहूर्त देखकर उनकी भी शादी करवा सके। सबका मन तो यही था कि उनकी शादी भी उसी दिन हो जिस दिन सबकी थी, लेकिन ये तो पंडित जी ही बताने वाले थे। खैर, अब तक सब लोग अपने अपने घर पहुंच चुके थे और अब प्रियंका जी किचन में खड़ी मेड को कुछ समझा रही थी। देर रात तक जागने की वजह से थकान तो सबको ही थी, लेकिन इस थकान के चलते वो अपना दायित्व तो नहीं भूल सकती थी। वो सारवी और बाकी सबके लिए ब्रेकफास्ट तैयार करने को कहकर ग्लास में दूध के साथ कुछ फ्रूट्स वगैरह लेकर सारवी के कमरे की तरफ बढ़ गई। उधर कमरे में सारवी अभी अभी वॉशरूम से बाहर आई थी। आहान ने उसे बेड पर आराम से बैठाया और फिर उसके गाल पर हाथ रख घबराहट भरे लहजे में बोला, ठीक हो ना? डॉक्टर को फोन करूं क्या? नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है नवाब साहब, हम ठीक है, बस थोड़ी सी थकान लग रही है और सिर में भी दर्द है। थोड़ी देर सोएंगे तो बेटर फील होगा। हीरोइन, तुम्हें कितनी प्रॉब्लम हो रही है ना? मतलब कि प्रेगनेंसी में बार बार वॉमिट हो रहा है। तुम कुछ भी अच्छे से खा नहीं पा रही हो। प्रॉब्लम तो हो रही है नवाब साहब, लेकिन इस प्रॉब्लम का भी अपना ही मजा है, क्योंकि इस प्रॉब्लम
को पार करते ही हमारी गोद में एक नन्ही सी जान जो आने वाली है। बस इस ख्याल के आगे सारे प्रॉब्लम फीके हैं। आंखों में ढेर सारा प्यार लिए सारवी ने मुस्कुराते हुए अपने पेट पर हाथ रख अपने बच्चे को महसूस करते हुए कहा। आहान कुछ पल उसे देखता रहा, फिर उसके माथे को चूम उसे देख बोला, थैंक यू मुझे इतनी बड़ी खुशी देने के लिए। अच्छा ठीक है, अब क्या हम थोड़ी देर सो जाए, नींद आ रहा है हमें, सारवी ने एकदम मासूम सा फेस बनाते हुए कहा तो आहान उसे घूरते हुए बोला, अरे अभी तो सोकर उठी हो तुम, दोबारा सोना है तुम्हें। मैडम जी शायद आप भूल रही है कि कल एग्जाम है आपका, उसकी भी तैयारी करनी है ना। मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट लेकर आता हूँ, तब तक तुम यहाँ से हिलना मत। थके मन से सारवी ने हाँ में सिर हिलाया तो आहान उसकी तरफ फ्लाइंग किस देते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ गया, लेकिन वो दरवाजा खोलता उससे पहले ही बाहर से प्रियंका जी ने दरवाजा खोला और धड़धड़ाते हुए आहान को इग्नोर कर सारवी के पास आ गई। सरू बच्चे तुम ये सब फिनिश कर देना, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। वो क्या है ना, इनको अपने कपड़े नहीं मिल रहे हैं, मैं वहीं देकर आती हूँ। तब तक तुम ये सब जल्दी से खत्म करो और आहान तुम सुबह और शाम के समय इसे गार्डन में वॉक के लिए लेकर जाने की जिम्मेदारी तुम्हारी। इससे बच्चे और माँ दोनों के लिए अच्छा रहेगा। ऐसी हालत में थोड़ा चलना फिरना ठीक रहता है, और अगर ये सब खाने में ना नुकुर करे तो आवाज देना मुझे, मैं आती हूँ। प्रियंका जी ने आहान को जिम्मेदारी देते हुए कहा और एक नज़र सारवी को देख तेज कदमों से कमरे से बाहर निकल गई। उनके जाने के बाद आहान दोनों भौहें उछाल शरारत से मुस्कुराते हुए उसके समान आकर बैठ गया। समय अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रहा था और इन बीतते दिनों में आहान सारवी का पूरा ख्याल रखता। सुबह 5 बजे उसे जबरदस्ती जगाकर मॉर्निंग वॉक पर लेकर जाना तो उसके लिए जंग जीतने के बराबर था, क्योंकि मॉर्निंग सिकनेस की वजह से सारवी की आंख सुबह जल्दी खुलती ही नहीं, लेकिन आहान बाबू उसे जबरदस्ती नींद से जगा कर ले जाते, जिसपे सारवी बुरी तरह से झल्ला उठती। आहान कॉलेज में भी उसके साथ साये की तरह रहता। इन सबके बीच अनाया, धरा, मिश्का और श्रव्या के चेहरे की चमक देखने लायक थी, क्योंकि हर बीतते दिन के साथ अपनों से दूर जाने का दर्द तो था ही, लेकिन दिल में अजीब सी गुदगुदी भी थी अपने साजन के घर जाने की। इन दिनों में उनके एग्जाम भी ऑलमोस्ट खत्म हो गए थे और सबकी शादी का दिन भी पास आ गया था, जिसकी वजह से सब एक बार फिर मुंबई के सबसे बेस्ट और लग्जीरियस रिसॉर्ट में मौजूद हो चुके थे। श्रव्या की शादी का डेट बाकी सबके शादी के अगले दिन का निकला था, इसलिए उसके और निर्मित के हल्दी, मेहंदी और संगीत भी बाकी सबके साथ ही होना तय किया गया। रिसॉर्ट के चारों तरफ सिक्योरिटी गार्ड लगे हुए थे ताकि मीडिया वालों के साथ साथ सबके बिजनेस का कोई राइवल गलत इंटेंशन से अंदर ना जा पाए। शिवाय, वीर, प्रतीक जी और रूहांश ने बड़ी ही बारीकी से सब कुछ गार्ड को समझाया था। इधर रिसॉर्ट के गार्डन में हल्दी के थीम के अनुसार बहुत ही खूबसूरत सा डेकोरेशन किया गया था। आज उन सबको हल्दी लगने वाला था और कल मेहंदी, इसलिए हल्दी के लिए जगह जगह पीले और गुलाबी रंग के पर्दों से डेकोरेशन करके कारीगिरी की गई थी। गार्डन के बीचों बीच चारों दुल्हनों और दूल्हों के बैठने के लिए छोटे छोटे लकड़ी के पाटे रखे गए थे, जिसपे बैठाकर उन्हें हल्दी लगाया जाने वाला था। स्टेज के पीछे पीले और गुलाबी रंग के पर्दों के साथ आम के पत्तों के
साथ गेंदे के फूलों की लड़ियां और छोटी छोटी छतरियों को उल्टा करके लगाया गया था, जिससे उनका लुक बहुत ही प्यारा लग रहा था। उनके बीच बड़े बड़े अक्षरों में शुभ हल्दी भी लिखा गया था। इन सब के बीच में आज जहां सभी जेंट्स ने पीले रंग के कुर्ते और वाइट कलर के पजामे के साथ गले में गुलाबी रंग के दुपट्टे के साथ बहुत ही खूबसूरत सा जैकेट पहना था और पैरों में मोजड़ियां पहन वो पूरे हल्दी के गेटअप में रेडी थे, तो वहीं आज सभी लेडीज भी पीले रंग की साड़ी में सूरजमुखी बनी घूम रही थी, जिसपे गुलाबी रंग का बॉर्डर और गुलाबी रंग का ही ब्लाउज में वो सभी एक से बढ़कर एक लग रही थी। फिर वो चाहे हमारी सारवी हो या फिर क्यूट सी जन्नत, जो आज सच में निधान की हेवन बने इधर उधर फुदक रही थी। आस पास के सजावट देख उसका चेहरा छोटे बच्चे की तरह चमक रहा था, और ये सब कुछ उसने अभी अभी अपनी फ्रेंड्स को वीडियो कॉल पर दिखाकर कॉल कट किया ही था कि तभी अनुषा और मीरा के साथ रूही प्रियंका जी और निधि को देख जन्नत एक्साइटेड हो अपनी साड़ी संभालते हुए वो उनके पास आई। दादी सासू माँ, आपको पता है अभी अभी मेरी दोस्त का फोन आया था, मैंने उसे ये सब कुछ दिखाया ना तो बहुत खुश हुई, और आपको बताऊं वो कह रही थी कि उसकी ननद ना अपने पति की उंगलियों पर नवाती है, उंगलियों पर। भला ये भी कोई बात हुई? अनुषा के साथ साथ बाकी सबकी भी उसकी बातें बड़ी ही मजेदार लगी, क्योंकि वो जिस तरह से अपने हाथ नवाकर ये सब कुछ कह रही थी वी सच में बड़ी ही क्यूट लग रही थी। मीरा आंखें मटकाते हुए बोली, वो सब ठीक है बच्चे, लेकिन तुम इतनी उदास क्यों ही गई? अगर तुम्हारा मन कर रहा है कि तुम भी अपनी पति को उंगलियों पर नया सकती ही, हम सबकी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, है ना अनुषा जी? अरे बिल्कुल, इसमें हम सबकी क्या ही प्रॉब्लम होगा। इनविट में ती चाहती ही हूँ कि मेरा निधु मेरी इस प्यारी सी बहुरानी के उंगलियों पर नाचे। क्या दादी सासू माँ, आप भी कैसी बात कर रही हैं? एक ती साजन जी को डांस आता ही नहीं होगा, ऊपर से उनका वैट कितना होगा ये ती आप सब जानती ही होंगी, फिर भी आप सब लीक चाहती हैं कि मैं उन्हें अपनी उंगलियों पर नचाऊं। दोनों हाथों की उंगलियों की तोड़ मरोड़ करती जन्नत ने मुंह बनाते हुए कहा, लेकिन उसकी बातों का मतलब किसी की समझ में ही नहीं आया। निधि नासमझी से उसका बना हुआ मुंह देख बोली, क्या मतलब है बेटा? हम कुछ समझे नहीं। नानी माँ, आपको मैं सबसे होशियार समझ रही थी, लेकिन आप तो खैर छोड़िए। अभी आप सब ने कहा ना कि मैं साजन जी को उंगलियों पर नचाऊं, लेकिन मेरी इस नाजुक सी उंगली पर वो नाचेंगे कैसे बताइए मुझे? अगर नाचेंगे तो मेरी उंगली टूट नहीं जाएगी? हाँ नहीं तो जन्नत का इतना कहना ही था कि वहां खड़ी अनुषा, निधि, रूही और प्रियंका जी की आंखें फटी की फटी रह गई। वहीं उनसे थोड़ी दूर खड़ा निधान, जो न जाने कब से अपने हैवन को जी भर के आंखों में भर रहा था, उसकी बात सुनते ही दूसरी तरफ चेहरा फेर मुंह पर हाथ रखे हंस पड़ा। अगले ही पल अनुषा, निधि, मीरा के ठहाकों की आवाज वहां गूंज उठी, जिसे सुनते ही निधान ने हंसते हुए अपनी आंखें कस के मींच ली, क्योंकि उसकी हैवन तो सच में दुनियादारी से अलग अपने ही धुन में मस्त रहने वाली थी। फिर चाहे कुछ भी हो जाए, उसे इससे कहाँ ही फर्क पड़ने वाला था। ऊपर से उसकी बातें, उफ्फा, न जाने कब उसकी बचकानी बातों ने निधान के दिल को धड़कना शुरू कर दिया कि जिन बातों से पहले वो चिढ़ता था, अब उन बातों को सुनकर उसे अपनी हैवन पर टूट कर प्यार आता। हल्दी लगाओ रे, तेल चढ़ाओ रे, बन्नी का गोरा बदन चमकाओ रे। इस गाने के साथ ही अब चारों
लड़कियों की एंट्री हुई, पीले रंग के लहंगे और उस पर गुलाबी रंग के दुपट्टे के साथ। फूलों की ज्वेलरी में वो सभी इतनी खूबसूरत लग रही थी कि सपना जी और आभा जी उनकी बलियां लेते नहीं थक रही थी। उस पर चार चांद लगाता उनके चेहरे का निखार जो शादी के हर बीतते रस्म के बाद और भी निखरता जा रहा था। आखिर बीतता एक एक घड़ी उन्हें अपने साजन के करीब जो लाने वाला था। आरोही, मीरा, अनीशा, निधि, रूही, सारवी, जन्नत सबने मिलकर चारों लड़कियों को उस लकड़ी के पाटे पर बिठाया तो दूसरी तरफ उनसे थोड़ी ही दूर चारों लड़के भी अपनी अपनी जगह पर बैठ अपनी होने वाली पत्नी को पीले रंग में लिपटे देख रहे थे। पहले लड़कों को हल्दी लगनी थी तो इसलिए अब सभी लोग उनके पास आए। सबसे पहले सपना जी और अर्जुन जी ने रूहांस को हल्दी लगाकर उसे आशीर्वाद दिया, तो वहीं प्रत्यक्ष और निर्मित को आभा जी और अजित जी ने बड़े ही प्यार से हल्दी लगाया। निर्मित को हल्दी लगाते वक्त आभा जी की आंखों में नमी उतर आई। निर्मित ने ना में सिर हिलाया, जिसे देख उन्होंने बड़े ही प्यार से उसके माथे को चूम लिया। अपने बेटे की जिंदगी में आई खुशियों को यूं ही बरकरार रहने की मन ही मन न जाने कितनी मिन्नतें कर ली थी उन्होंने। इधर आरोही और शिवाय ने भी अर्श को हल्दी लगाया। इसके बाद अब बारी बारी से सभी लोगों ने उन्हें हल्दी लगाना शुरू किया। अब अहान और सारवी आगे आए। दोनों ने पहले रूहान को हल्दी लगाया। सारवी उसे हल्दी लगाते हुए मुस्कुराकर बोली, लगाइए लगाइए, आप सबको इसकी बहुत जरूरत है, क्योंकि हमारी दुल्हनें तो बिना हल्दी के भी इतना चमक रही हैं कि आप सब उनसे पीछे ही रह जाएंगे। ऐसे कैसे पीछे रह जाएंगे भाभी, पीछे रहने के लिए थोड़ी ही इतने लोगों से हल्दी लगवा रहे हैं हम सब। और वैसे भी हम लोग तो वैसे ही इतने हैंडसम और अट्रैक्टिव हैं, तभी तो ये सब हमारे प्यार में गिरी। प्रत्यक्ष ने आई रोल करते हुए कहा, जिसपे सारवी बस मुस्कुरा कर रह गई। अहान अर्श के गाल पर हल्दी रगड़ते हुए बोला, साले साहब, आपको तो इसकी जरूरत बहुत ही ज्यादा है, तो इस लिए आप थोड़ा ज्यादा ही लगा लीजिए। अगर और कोई दिन होता तो अर्थ पक्का उसे जवाब देता, लेकिन आज तो उसकी नजर रह रह कर धरा पर जा रही थी, जिसका चेहरा थोड़ा मायूस था। और वजह वो बखूबी जान रहा था, अपनी शादी में अपने पेरेंट्स का ना होना उसे बहुत खल रहा था। लगभग सब लोगों ने लड़कों को हल्दी लगा दिया था। अब बारी थी लड़कियों की। मिश्का, धरा, अनाया और श्रव्या आंखों में चमक लिए मुस्कुराते हुए सबको देख रही थी। लड़कों की तरह इन्हें भी सपना जी ने सबसे पहले मिश्का, धरा और फिर अनाया और श्रव्या को हल्दी लगाया। आखिरकार बारी बारी से एक एक कर सब लोगों ने चारों लड़कियों और लड़कों को पीले रंग में पूरी तरह से रंग ही दिया। लेकिन अभी कहाँ हल्दी की रस्म खत्म होने वाली थी। अभी तो ये शुरुआत थी। सभी सीनियर सिटीजन के हल्दी लगाने के बाद अब अहान और निधान ने शरारती नजरों से एक दूसरे को देखा और दोनों ही अलग अलग डायरेक्शन में चले गए। थोड़ी देर बाद ही वो दोनों चारों लड़कों के पीछे चोरी छुपे दबे पाव आकर खड़े हुए। फिलहाल किसी की भी नजर उन दोनों पर नहीं थी, जिसका फायदा उठाकर दोनों ने अपने अपने सामने रखी बड़ी सी बाल्टी को देखा, जिसमें हल्दी मिला हुआ पानी था। अगले ही पल दोनों ने एक साथ वो बाल्टी उठाई और फिर एक छपाक के साथ चारों लड़कों के ऊपर पड़ा और अब वो सिर से पांव तक उस हल्दी के पानी से नहा चुके थे। सिर से टपकते पानी को पोंछते हुए हड़बड़ी में चारों ने जब सामने अहान और निधान को बाकी सबके साथ चारों लड़कियों को भी को पेट पकड़कर हंसते देखा तो उनकी आंखें छोटी हो गई।
अभी वो हंस ही रही थी कि तभी सारवी और जन्नत ने साइड में रखे हल्दी से भरे थाली को उनकी तरफ उड़ेल दिया, जिससे अब चारों तरफ बस हल्दी ही हल्दी बिखर गया। अब हंसने की बारी लड़कों की थी। कहाँ वो लोग सोच रहे थे कि लड़कियों का मुंह बनेगा, लेकिन उसके उलट श्रव्या अपनी जगह से खड़ी हुई और सामने हल्दी से भरी प्लेट उठाया और खुद पर ही उड़ेल खिलखिलाकर हंसते हुए बोली, अरे दूसरों के फंक्शन में तो मैं 4 चांद लगा ही देती हूँ, फिर ये तो मेरी खुद की हल्दी है भई। इसमें डूबने का तो पूरा हक है मेरा, क्यों प्रोफेसर साहब, सही कहा ना मैंने। निर्मित बेचारा तो आंखें फाड़े उसे ही देख रहा था, क्योंकि उसने अब तक की अपनी लाइफ में ऐसी लड़की पहली बार देखा था। उसे ऐसे देख प्रत्यक्ष ने भी हल्दी से भरी थाली उठाई और निर्मित के सिर पर डाल हंसते हुए बोला, ऑफकोर्स साली साहिबा, बात तो आपने पते की है, इसलिए आपके प्रोफेसर साहब को भी इस हल्दी के रंग में डूबना चाहिए। अब निर्मित की सिर्फ आंखें दिख रही थी, बाकी वो सिर से लेकर पांव तक पूरा पीला हो गया था। फिर क्या था, अब प्रत्यक्ष ने बारी बारी से रूहान और अर्श के साथ भी यही किया, लेकिन तभी पीछे से किसी ने उसके ऊपर भी हल्दी गिराया। अपना चेहरा साफ कर प्रत्यक्ष हड़बड़ाते हुए पीछे मुड़ा कि सामने अनाया को देख बालों में हाथ फेर मुस्कुरा उठा। धरा ने भी अर्श को अपने रंग में रंग ही दिया था, तो वहीं मिश्का के सामने खड़ा रूहान उसके थोड़ा और करीब हुआ, जिससे मिश्का का चेहरा उसके चेहरे के करीब हो गया। आंखों में शर्म और हया की लाली लिए मिश्का जैसे ही पीछे हटने को हुई कि रूहान ने वहां रखी थाली उठाई और हाथ ऊपर कर उसे उल्टा कर दिया, जिससे अब रूहान के ऊपर से गिरती हल्दी मिश्का को पूरी तरह से अपने रंग में रंग गया। आहान और अर्श के साथ श्रव्या ने जैसे ही ये नजारा देखा, फिर क्या अगले ही पल वहां जोरों से हूटिंग शुरू हो गई, जिससे अब बाकी सबका ध्यान भी उन सब पर ही चला गया। उधर हाथ में बड़ी सी थाली जिस में हल्दी भरा हुआ था लिए सारवी नजरें इधर उधर घुमाकर आहान को ढूंढ रही थी, तभी उसे आहान दिखा जो प्रतीक जी को जूस का ग्लास देकर उसकी तरफ ही आ रहा था। सारवी की आंखें शरारत से चमक उठी और वो थोड़ा साइड में हो गई ताकि आहान की नजर उस पर अभी ना पड़े। अपनी धुन में मस्त आहान जैसे ही उसके बगल से गुजरने को हुआ कि झट से सारवी उसके सामने आकर खड़ी हुई। पहले तो आहान उसके अचानक सामने आने पर घबराया, लेकिन फिर जैसे ही उसकी नजर सारवी की शरारत से चमकती आंखों पर और फिर हल्दी से भरे उस थाली पर गई, वो तुरंत घुटनों के बल नीचे बैठा, फिर चेहरा ऊपर कर उसकी आंखों में प्यार से देखते हुए बोला, अपने रंग में रंगने के लिए मेरे सामने तुम्हें ऐसे छुपकर आने की जरूरत नहीं है रोजपिटल्स, क्योंकि मैं पूरी जिंदगी तैयार रहूंगा इसके लिए। कहते हुए आहान ने आई विंक कर दिया, जिसे देख सारवी का चेहरा जो उसकी बातों पर गुलाब के फूल की तरह खिला हुआ, तो वो खुला का खुला रह गया, क्योंकि आहान के ऐसे घुटनों पर बैठने से सबका ध्यान ही उनकी तरफ हो गया था। उसका पूरा चेहरा शर्म से लाल हो गया। दोनों का प्यार देख अब की बार इतनी जोर से हूटिंग हुई कि वहां चले रहे गाने की भी आवाज धीमी पड़ गई। आंखें छोटी छोटी करके उसे घूरती सारवी ने उस हल्दी से भरे थाली को उसके सिर पर उलट जैसे ही जाने को हुई कि आहान ने झट से उसकी कलाई पकड़ ली। सारवी की धड़कने एकाएक ऐसे बढ़ी कि जैसे अभी उसके सीने से दिल उछलकर बाहर आ जाएगा। आहान खड़ा हुआ और उसे पीछे से अपनी आगोश में ले उसके कान में फुसफुसाया, इतने में ही ये हाल वाइफू, अभी तो हमारी हल्दी बाकी है। चेहरा नीचे झुकाए सारवी आंखें नीचे धीमी आवाज में बोली,
ना नवाब साहब, सब हमें ही देख रहे हैं प्लीज। तो देखने दो लाजवंती, वो मर्द ही क्या जो अपनी बीवी को सिर्फ बंद कमरे में अपना प्यार जताए। कभी कभी सबके सामने भी प्यार जताना चाहिए, आहान ने बेहद सरगोशी के साथ कहा, जिसके जवाब में सारवी कुछ कह ही नहीं पाई। बस खुद में सिमट कर रह गई। सिया के साथ खड़े रुद्र की नजर भी उन दोनों पर ही थी। उसके दिल में एक सुकून उतर आया था, ये जानकर कि आहान बेशक से उसे कितना भी परेशान क्यों ना करता हो, लेकिन उसकी बेटी से प्यार वो बेशुमार करता था। उसे अपनी तरफ पलट आहान ने थोड़ी से पकड़कर उसका चेहरा ऊपर उठाया और उसके माथे को होठों से छू उसे देख बोला, सब कुछ सपने जैसा लग रहा है, जहां मैं और मेरी रोजपिटल्स हैं। सारवी मुस्कुराते हुए उसे देखती रही। आहान ने उस पर से अपनी पकड़ ढीली की, जिसे महसूस कर सारवी वहां से सब लड़कियों के पास आई। तो वहीं आहान बालों में हाथ फेर आंखों में शरारत लिए लड़कों की तरफ बढ़ गया। आहान, रूहान, प्रत्यक्ष, निधान, अर्श, निर्मित सबने गहरी नजर लड़कियों पर डाली जो सारवी को छेड़े जा रही थी। अगले ही पल आहान ने डीजे वाले को थम्सअप किया, जिसे देख उसने भी मुस्कुरा कर उसे थम्सअप कर दिया। गाना चेंज हुआ और म्यूजिक सुनते ही सबकी आंखें बड़ी हो गई। इतना ही नहीं, म्यूजिक की आवाज के साथ सबके कानी में आहान के साथ साथ उसकी मंडली की आवाज भी गई। कुड़िए 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 कुड़िए। अब उन्हें एक साथ थिरकते देख हमारी लड़कियां कहाँ पीछे रहने वाली थी। वो तो पहले ही उनके इस एक्शन पर दिल हार चुकी थी। सारवी, अनाया, मिश्का, धरा, जन्नत, श्रव्या भी अपने फॉर्म में आगे बढ़ गई। ओए मुंडिया 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 मुंडिया। आहान ने सारवी का हाथ पकड़ उसे गोल घुमाते हुए अपनी तरफ खींचा और फिर उसके चेहरे को प्यार से चुते हुए आगे की लिरिक्स गुनगुनाने लगा। तुझे देखा तो बस मुझे ऐसा लगता है। उसके साथ ही बाकी सबने भी अपने अपने पार्टनर्स को अपनी तरफ खींचा और उन्हें प्यार से देखते हुए आगे के लिरिक्स गुनगुनाने लगे। तुझे देखा तो बस मुझे ऐसा लगता है, जैसे मेरे सपनों से अभी अभी तू निकल के इस दुनिया में आई है। आहान ने सारवी को खुद से दूर किया, फिर उसे अपने करीब खींच दोनों हाथों में उसके चेहरे को थाम मुस्कुराते हुए, मेरे सोने रब ने कितनी सोनी चीज बनाई है। अर्श, प्रत्यक्ष, रूहान, निधान, निर्मित ने भी धरा, अनाया, मिश्का, जन्नत औरन श्रव्या के माथे को चूम उसे प्यार से देखते हुए आगे के लिरिक्स गाने लगे। मेरे सोने रब ने कितनी सोनी चीज बनाई है। श्रव्या निर्मित से दूर हुई और उसके इर्द गिर्द घूम फिर सामने आ उसके सीने पर दोनों हाथ रख मुस्कुराते हुए, तुझे देखा तो बस मुझे ऐसा लगता है, जैसे मेरे सपनों से अभी अभी तू निकल के इस दुनिया में आया है। श्रव्या मुस्कुराते हुए अब उल्टे कदम पीछे होकर और बाकी लड़कियों के पास आई और अब वो सभी एक साथ अपने अपने पार्टनर्स की बलियां लेते हुए गाने के साथ थिरकने लगी। मेरे सोने रब ने तुझे मेरे लिए बनाया है। मेरे सोने रब ने तुझे मेरे लिए बनाया है। जाती हुए जन्नत का दुपट्टा पकड़ निधान बेहद इंटेंस नजरों से उसे देख, तुझे देखा तो बस मुझे ऐसा लगता है। शर्म से कश्मीरी से बनी जन्नत भागते हुए सारवी के पास आ खड़ी हुई। उनकी केमिस्ट्री देख शिवाय, राजवीर, कबीर, विराज, आरव, अर्णव, रूहांश, विधान सब अपनी अपनी जगह थिरकने लगे। इतना ही नहीं, माहिरा, रूही, सिया, अव्या, निर्वी, प्रिया, निधि, शिव्या, अनुषा, अनीशा, आरोही भी खुद में मस्त हो चुकी थी।
पीछे से अनाया के पीठ से अपनी पीठ टिकाए प्रत्यक्ष धीरे से उसके सामने आया और उसकी आंखों में देखते हुए, है जादू है कोई तेरी आंखों में। अनाया आंखें मटकाते हुए, दिल आ रहा है तेरी बातों में। अर्श ने धरा को गोल घुमाकर पीछे से अपनी बाहों में भरा और फिर उसके माथे पर सजी छोटी सी बिंदी पर अपने होंठ रख गाने के साथ बोला, तेरी बिंदिया के लश्कारे जैसे दिन में निकल तारे। उसकी तरफ पलटती धरा ने भी अपने दोनों हाथ उसके गले में डाला और मुस्कुराते हुए, मेरी मेहंदी के रंग सारे अब तो है नाम तुम्हारे। गाने में छुपे उसके इजहार से अर्श का चेहरा चमक उठा। खुद से दूर जाती धरा को देख उसने उसकी तरफ इशारा किया और फिर वहां रखे हल्दी की थाली हवा में उड़ा दुगने जोश से, थिरकते हुए, तुझे देखा तो बस मुझे ऐसा लगता है, तुझे देखा तो बस मुझे ऐसा लगता है, मेरे नैनों की इस डोली में अभी अभी तू बैठ के आई है। अनाया के दोनों हल्दी लगे हाथों को अपने होठों से लगा प्रत्यक्ष उसकी तरफ फ्लाइंग किस देते हुए, मेरे सोने रब ने किन्नी सोनी चीज बनाई है। ओए मेरे सोने रब ने किन्नी सोनी चीज बनाई है, तुझे देखा तो बस मुझे ऐसा लगता है। उनकी मस्ती देख रिसॉर्ट का मैनेजर क्या और वेटर्स क्या सब अपनी अपनी जगह थिरकने को मजबूर हो गए थे, यहाँ तक कि हमारे ओल्ड सीनियर सिटीजन अर्जुन जी, हर्ष जी, अशोक जी, ये सब भी उनमें शामिल थे। सपना जी ने तो अर्जुन जी को बुढ़ापे में इस तरह से मटकते देख अपने सिर पर हाथ रख लिया। वहीं अबर्श, आहान, प्रत्यक्ष, निधान, निर्मित, रूहान हाथों में हाथ डाले बड़े ही स्टाइलिश से लड़कियों की तरफ बढ़ते हुए, कुड़िए 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 कुड़िए। उन्हें देख लड़कियां भी पूरे एटीट्यूड से उनकी तरफ बढ़ते हुए, ओये मुंडिया 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 मुंडिया। रूहान आंखों में ढेर सारा प्यार लिए मिश्का के इर्द गिर्द घूमते हुए, होए देखा ना तुमसा कोई पहले कभी। शर्म से लरजती पलकों को मिश्का ने धीरे से ऊपर उठाया और उसे देख बोली, जो भी है दिल हमसे कह दो अभी। हंसते हुए रूहान ने उसे कमर से पकड़कर अपने करीब खींच लिया। कहना सुनना क्या गोरी, बांध लो प्रीत की डोरी। उसकी आंखों में बराबर से देखते हुए मिश्का भी मुस्कुराते हुए, जब हम राजी तुम राजी क्यों, प्यार हो चोरी चोरी। उसके सीने पर दोनों हाथ रखे मिश्का ने उसे धक्का देकर खुद से दूर कर दिया। उसकी इस अदा पर रूहान बाबू अपने सीने पर हाथ रखे, तुझे देखा तो बस मुझे ऐसा लगता है। निधान ने जन्नत को अपनी तरफ खींचा और फिर उसके गालों पर झूलती लटों को कान के पीछे कर उसे गहरी नजरों से देखते हुए गाने के साथ गाने लगा, होए तुझे देखा तो बस मुझे ऐसा लगता है जैसे जन्नत की हर एक खुशबू तेरे अंग अंग में समाई है। मेरे सोने खने किंतरी सोनी चीज बनाई है, मेरे सोने रब ने किंतरी सोनी चीज बनाई है। जन्नत का चेहरा खुशी के मारे 440 वोल्ट के बल्ब की तरह चमक गया और दिल तो 4 गुने रफ्तार से भागे जा रहा था, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ था कि निधान ने अपने दिल की बात गाने के जरिए ही सही सबके सामने खुलकर की थी। इसी खुशी में वो उससे अलग हुई और फिर उसे देखते हुए अनाया, धरा, मिश्का, सारवी और श्रव्या जन्नत के साथ डांस के स्टेप करने लगा। तुझे देखा तो बस मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे सपनों से अभी अभी तू निकल के इस दुनिया में आया है। मेरे सोने रख ने तुझे मेरे लिए बनाया है, मेरे सोने रब ने तुझे मेरे लिए बनाया है।